9 नंबर प्रश्न है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। देखिए, जो गैसों का विनिमय होता है अर्थात जो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो नाक से श्वास ग्रहण करते हैं और ये श्वास नाल में चला जाता है। ये श्वास नाल आगे श्वसनी में और श्वसनी आगे चलकर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। अब प्रत्येक श्वसनिकाओं के अंत में एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे कूपिका कहते हैं। ये कूपिका अधिकतम क्षेत्र अभिकल्पित करती हैं गैसों के विनिमय के लिए। अब ये कैसे होता है, तो कूपिकाओं का जो दीवार होता है उसमें रक्त वाहिकाओं का बहुत अधिक जाल फैला होता है और इन्हीं रक्त वाहिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड उस कूपिका में छोड़ा जाता है और कूपिका से ऑक्सीजन उसमें मिलाया जाता है। तो यही है विनिमय। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, अर्थात CO2 बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना। आइए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। कूपिका श्वसनिका का अंतिम गुब्बारे नुमा भाग होता है। मानव फुफ्फुस में इसकी संख्या बहुत ही अधिक होती है। श्वसन क्रिया के दौरान ये कूपिकाएं अधिकतम क्षेत्र अभिकल्पित करती है जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय होता है। इन कूपिकाओं में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है जहां शरीर के विभिन्न भागों से लाए गए विऑक्सीजनित रुधिर से CO2 का निष्कासन होता है और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। इस प्रकार यहाँ O2 और CO2 का विनिमय होता है। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न यही है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ये डायरेक्टली RBC से संबंधित है। अब RBC जो है या हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन का वहन करता है। तो हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का वहन कम हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। इसके परिणाम ये होते हैं कि श्वसन क्रिया द्रुत हो जाती है, क्योंकि शरीर को ऐसा महसूस होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की अधिक से अधिक पूर्ति की जाए, किंतु यहाँ वास्तविकता कुछ और होती है। ऑक्सीजन को ढोने वाले पदार्थ ही यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो इस तरह से सांस फूलने की बीमारी होने लगती है जिसे प्रायः दमा कहा जाता है। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। जब इसकी कमी होने लगती है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप श्वसन क्रिया द्रुत होने लगती है और सांस फूलने की बीमारी अर्थात दमा होने का भय होता है। अब है 11 नंबर प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो दोहरा परिसंचरण ये है क्या, पहले ये समझते हैं। मानव शरीर में रुधिर को एक पूर्ण चक्कर अर्थात शरीर के विभिन्न भागों तक जाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। एक बार यह ऑक्सीजनित होकर जाता है और विऑक्सीजनित होकर लौटता है, दूसरी बार यह विऑक्सीजनित चला जाता है फेफड़े में ऑक्सीजनित होने के लिए और फिर वहां से हृदय में डाला जाता है। तो इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। तो दोहरा परिसंचरण देखिए इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जैसे जीव एक समतापी प्राणी जैसे होते हैं, इनको तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है अपने शरीर का तापक्रम बढ़ाने में अथवा विभिन्न कार्यों का संपादन करने में। तो इसीलिए अधिक ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजनित रुधिर की आवश्यकता होती है ताकि कोशिकाओं को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके और इसके लिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग होना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इस दोहरे परिसंचरण की व्यवस्था शरीर में है। आइए कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। शरीर के किसी भी भाग में रुधिर को पहुंचने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक ऑक्सीजनित रुधिर के रूप में तथा दूसरा विऑक्सीजनित रुधिर के रूप में, और इन दोनों की व्यवस्था अलग अलग होती है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। व्याख्या,
सर्वप्रथम फेफड़े से बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित रुधिर डाला जाता है और हृदय के संकुचन से बाएं निलय में पहुंच जाता है। यहाँ निलय छूटा हुआ है। बाएं निलय से पुनः संकुचन के दौरान महाधमनी में डाला जाता है। महाधमनी के बाद धमनी तथा पुनः धमनिकाओं में पहुंचकर प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचता है। पुनः पाचन के बाद विऑक्सीजनित रुधिर महीन रक्त वाहिकाओं से शिरा में और शिरा से महाशिरा में डाला जाता है। महाशिरा के बाद दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से बाएं निलय में विऑक्सीजनित रुधिर पहुंचता है। पुनः वहां से पंप होकर फुफ्फुस में पहुंच जाता है, जहां फिर से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है 12 नंबर। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम, तो देखिए जाइलम तथा फ्लोएम पादप में ये परिवहन तंत्र से संबंधित है। जाइलम का काम है मृदा से जड़ों के माध्यम से होते हुए जल तथा लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा बनाई गई भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ऊपर अथवा नीचे पहुंचाना। दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ परिवहन की क्रिया होती है, इसलिए इन दोनों को परिवहन तंत्र के मुख्य भाग माने जाते हैं। अब आइए कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को, ये समझते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में निम्नलिखित अंतर है। पहला, जाइलम में पदार्थ का परिवहन सांद्रता में अंतर के कारण होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थ का परिवहन परासरण दाब के कारण होता है। जाइलम के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फ्लोएम में परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा, जाइलम कच्ची सामग्रियों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पादप के लिए भोजन का परिवहन करता है। अब है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृकाणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। फुफ्फुस में कुपिका तथा वृकाणु की रचना, कुपिका और वृकाणु में यहाँ मुख्य रूप से अंतर समझना है। तो देखिए कुपिका क्या है, ये फुफ्फुस का भाग है, और फुफ्फुस किस तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। जबकि कुपिका क्या है, ये वृक्क का एक भाग होता है, ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अब आकार की बात कर लेंगे तो कुपिका जो है ये गुब्बारे की संरचना की होती है, जबकि वृकाणु जो होते हैं कप की संरचना के रूप में होते हैं। कुपिका का कार्य है गैसों का विनिमय करना, जबकि वृकाणु का कार्य है रक्त को शुद्ध करना, निस्यंद छानना। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। कुपिका तथा वृकाणु की क्रियाविधि में तथा रचना में निम्नलिखित अंतर है। पहला, कुपिका गुब्बारे के आकार का होता है, जबकि वृकाणु की मुख्य संरचना प्याली नुमा होती है। दूसरा, कुपिका गैसों का विनिमय करती है, जबकि वृकाणु रुधिर छानने का काम करता है। कुपिका श्वसन तंत्र से संबंधित है, जबकि वृकाणु संवहन तंत्र से संबंधित है। तो इस तरह से इस अध्याय के भी सारे प्रश्न समाप्त हो गए। पेज का प्रश्न हम लोग पहले ही समाप्त कर चुके हैं। तो अभी तक विज्ञान में हम लोगों ने रसायन विज्ञान से एक अध्याय और जीव विज्ञान से पहला अध्याय जो छठा अध्याय के रूप में है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में अब हम लोग विज्ञान में भौतिकी विज्ञान से पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ताकि तीनों विज्ञान से एक एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।